हेलो। हाँ हम आ गए हैं। नहीं हम अकेले हैं, वो नहीं है, बोले बाद में आएंगे। हाँ ठीक है। एक शांत सुबह मंदिर की ओर जा रही गजरा शुक्ला और उसकी नन्ही बेटी रिंकू शुक्ला का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। एक पति, एक बाप रो रो कर मदद की गुहार लगा रहा था, पर आखिर कौन था यह कातिल और क्या था उसका मकसद? गजरा गजरा काले जा रहा हूं, नाले जाने के तुम्हें काले जा रहा हूँ, नाले जाने के तुम्हें गजरा आके खोल दे। गजरा नहीं जानेंगे तुम्हें, काले जा रहा हूँ और नाले जाने। गजरा किसी को नहीं छोड़ेंगे, गजरा काट डालेंगे एक को। गजरा अम्मा उसको मत ले जाने दो। गजरा कुछ ना होने देंगे तुम्हें। गजरा एक को काट डालेंगे, गजरा एक को काट डालेंगे, छोड़ो हमको। गजरा किसी को नहीं छोड़ेंगे। गजरा किसी को नहीं, किसी को नहीं, एक को। अजय, ये जितने भी सबूत मिले हैं सबको फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। तो आप सब में से किसी ने भी यहाँ से किसी को आते जाते या भागते हुए देखा है? नहीं सर। देखिए, दिन दहाड़े किसी का यहाँ तलवार से खून किया गया है, किसी ने तो कुछ तो देखा होगा। यादव, इस पूरे इलाके की छानबीन करो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सर। वैसे भी वहाँ कोई मिला नहीं जो वारदात के वक्त वहाँ मौजूद था। वीरेंद्र शुक्ला की पत्नी अपनी बच्चियों को लेकर मंदिर जा रही थी, लेकिन मंदिर वो नहीं गई, मंदिर के पीछे के इलाके में गई। अब सवाल ये उठता है कि वो खुद से मंदिर के पीछे के इलाके में गई या फिर उसको वहाँ कोई घसीट के ले गया ज़बरदस्ती। सर ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि मंदिर के आसपास की ज़मीन गीली थी। अगर कोई उन्हें ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करता तो उन्हें घसीटे जाने के निशान होते, और ऐसे कोई निशान तो थे नहीं, और ना ही उनके पास इतना वक्त था कि वो निशान मिटा सके, क्योंकि अगर वो कोशिश करते तो कुछ और निशान बन जाते। या फिर यादव, ऐसा तो नहीं है कि इन सब के पीछे उसका हाथ है? अपनी पत्नी को फुसलाकर पीछे ले गया वो मंदिर के, फिर उसके बाद में उसने वहां पर उसका कत्ल करवाया और कत्ल करवाने के बाद में फिर चीखना चिल्लाना शुरू किया ताकि लोग वहां पर इकट्ठा हो जाए। गजरा, हाँ हमारी बिटिया, अम्मा आराम करो। अम्मा गजरा। आप जरा बच्चे को लेके बाहर बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी बीवी और बेटे के पास होना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी और बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सब आपसे विनती करते हैं, एक बार हमें उनको देखने दीजिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए। आप बैठिए। देखो वीरू, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा को शांति मिले, तो तुम पुलिस की मदद करो, उन मुजरिमों को पकड़वाने में मदद करो जिन्होंने तुम्हारी पत्नी पर हमला किया था। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी मंदिर गई थी और थोड़ी देर के बाद में तुम मंदिर पहुंचे उसके पीछे, वो भी अकेले, और अपने बच्चे को भी साथ में लेकर नहीं गए, क्यों? साहब, हमारी अम्मा की तबीयत खराब थी। आज एकादशी है, आपने कहा था कि मंदिर चलेंगे। हम अम्मा के साथ कुछ देर रुकते हैं, तुम रिंकू को लेकर मंदिर पहुंचो, हम मम्मी को लेकर पहुंचते हैं। हमारा जो बिटवा है वो का हमारे अम्मा से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए हमारे बिटवा को अम्मा के पास छोड़ के निकल गए थे। चलो मान लेते कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब थी, तुम अपने बेटे को नहीं ले जा पाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ में क्यों नहीं गए? थोड़ी देर के बाद क्यों उल्टी मारी? अभी कहाँ सवाल, आप लोग शक कर रहे हैं हम पे। शक करना हमारा काम है, जितना सवाल तुमसे किया जाए उसका जवाब दो। साहब, हम अपनी पत्नी से कहे थे कि हम थोड़ी देर बाद आते हैं, हमारी अम्मा को हमारी ज़रूरत थी, इसलिए हम थोड़ी देर बाद गए। अब ये कोनो अपराध है का?
तुमने अपनी पत्नी के कातिलों को अपनी आंख से देखा था? कौन थे वो? शकल नहीं ना देख पाए ना साहब। तो फिर बार बार तुम क्यों चिल्ला रहे थे? किसको मारने की बात कर रहे थे? एक को काट डालेंगे, एक को काट डालेंगे, छोड़ो हमको। किसको देखा था तुमने वीरू? साहब आपसे बार बार कह रहे हैं ना, उनकी शक्ल नहीं देख पाए। कोई भी अपनी पत्नी और बिटिया की लाश देखेगा तो यही कहेगा ना। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच पुलिस को बता दो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं ना, अपनी पत्नी और बिटिया की लाश देखकर हम पागल हो गए थे। हम क्या क्या कहे जा रहे थे हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। यादव, ये वीरेंद्र को सब कुछ मालूम है कि कत्ल किसने किया है, लेकिन हमारे साथ नौटंकी कर रहा है। तुम एक काम करो, जैसे ही पोस्टमार्टम के बाद लाश आती है ना, परिवार को दे दो और इस वीरेंद्र की हिस्ट्री जानने की कोशिश करो पूरे। तो ट्राई टू फाइंड आउट इसके दुश्मन कौन है। जी सर। ठीक है, कॉन्टेक्ट में। सर, इस वीरेंद्र शुक्ला की 10 साल पुरानी कहानी खोज निकाली है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनंजं वनरुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्त राम रामेति। नहीं पंडित जी, बाबूजी के आने के बाद यादव जी, बहुत सही फैसला किया हमने यहाँ पे आके। देखते जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अपने मन पे काबू रख, मर्द है तू, रस्म पूरी कर। जान से मार दूंगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने मेरी बीवी को मारा है। होश में आ वीरू, हमने किसी को नहीं मारा है। रिश्तेदार होने के नाते हम यहाँ तेरा दुख बांटने के लिए आए हैं। कोई जरूरत नहीं तो बांटने की। जाओ वीरू, अरे कमान के मुझे मारेगा, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा तू। वीरेंद्र शुक्ला की पत्नी और बेटी के दाह संस्कार के समय उसके ताऊजी का परिवार भी पहुंचा और शमशान घाट जैसे जंग का मैदान बन गया। अंतिम संस्कार के लिए उसके पिता यशवंत को भी जेल से रिमांड पर बाहर लाया गया था, लेकिन वीरेंद्र के पिता यशवंत को जेल किस जुर्म के लिए हुई थी और आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी इन दोनों परिवारों के बीच? हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप हमसे काहे सवाल जवाब कर रहे हैं। हमारा कोई हाथ नहीं है इस कत्ल में। पता लगा लेंगे हम कि किसका हाथ है और किसका नहीं। बाबूजी, अब काहे ये सब बोल रहे हैं? हम कुछ छुपा रहे हैं का? अरे पूछने दीजिए ना जो पूछना चाहते हैं। देखिए सर, हम इनके दामाद हैं। इनके और वीरेंद्र भैया के बाबूजी दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। ये ताऊ हैं वीरू भैया के। पर जब दोनों परिवारों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हुआ तो बवाल खड़ा हो गया। इनके छोटे भाई यशवंत शुक्ला बहुत ही गर्म मिजाज के थे। बस क्या बोला तू? क्या बोला? हमारी जमीन पे कब्जा करेगा पहले हमारे पास। बाबूजी, आप कहना समझा रहे हो, ये जमीन हमारी और हमारी रहेगी। हमारी रहेगी, ये जमीन हमारी रहेगी। एक बात कान खोल के सुन लो, इस जमीन के 1 इंच तक हम देंगे नहीं। जाओ जाके करना है कुछ कर लो। आप दादाओं की जमीन है, पट्टा लिख कर नहीं गए तुम्हारे नाम वो। अब तक बड़े होने का लिहाज करते रहे हम। अब अगर यहाँ तुमने पाँव भी रखा ना, यहाँ खून की नदियाँ बहा देंगे हम। क्या बोल रहे हो? हाथ जुटानी पर रखिए, नाम मत समझे। नाम मत को बोला नाम। हमरे छोटे दादा हमरे ही बाबूजी को मार दिए, हमरे ही आंखों के सामने। एक बात बताइए, जब गजरा का कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पर था, अपने बेटे की बरसी की पूजा करवा रहा था। और तुम कहाँ थे? ये घर पर ही था। तुम? वो खेत पर था सर में। कोई गवाह है तुम्हारे पास? किसी ने देखा तुमको वहां पर? अब इतना कौन ध्यान रखता है साहब कि कोई मिला भी होगा तो शायद। दरअसल साहब
हमारे दामाद जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के आदमी हैं। ये सिर्फ शांति सुलह की बात करते हैं, कत्ल तो ये कभी कर ही नहीं सकते हैं। साहब, ये हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो 10 साल पुरानी बात है। अब आप ही बताइए, अगर हमें किसी का कत्ल करना होता तो क्या हम 10 साल तक किसी का इंतजार करते? अरे हम पहले अपने भाई के परिवार को खत्म कर देते। 10 साल 10 साल पहले तो बहुत छोटा होगा ना, ये 5-6 साल का। ये तो अभी भी 16 साल का नादान बच्चा है साहब। तो कहाँ था उस वक्त? घर पर हमरे बाबूजी की बरसी की पूजा थी। तुम्हारी पत्नी के कत्ल को लेकर हमें किसी पर शक है। अम्मा अभी को लेकर अंदर जाओ। चलो। इसे ध्यान से देखो, ये है वो आदमी। हमने इस आदमी के सारे रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं। जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ, ये आदमी उसी एरिया में मौजूद था। और यही वो आदमी है कि अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के वक्त तुमने इस पे गोली चलाई थी, याद है? लेकिन साहब ये बेटा, सच काहे नहीं बताए दे रहे हो पुलिस को? काहे छुपा रहे हो? अम्मा तुम काहे बीच में टांग रही हो? जाओ ना अंदर। कितनी बार तुमको समझाया है, कानून अपने हाथ में मत लो, इससे कुछ नहीं हासिल होना है। तुम्हारी पत्नी भी तो यही चाहती थी ना। अम्मा तुम देखो वीरेंद्र शुक्ला, अगर तुम इस वक्त आजाद घूम रहे हो और अपने आप को सलाखों के पीछे नहीं पा रहे हो, तो सिर्फ इसलिए कि सरजू ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन नहीं की थी। एक बात याद रखो, कानून को कभी भी अपने हाथ में मत लेना। कानून को तुमने अपने हाथ में लिया तो अपने आप को सलाखों के पीछे पाओगे। एक बच्चा और है तुम्हारा, उसके सर से माँ का साया तो हट चुका है। हम नहीं चाहते कि उसके सर से बाप का हाथ भी हट जाए। सच बताओ, यही है वो आदमी ना? हाँ सर। साहब वो सरजू ही था। लेकिन साहब ये हमारे परिवार का आपसी मामला है, आप इसमें दखल ना दे तो ही अच्छा है। हम जानते हैं इस सब केसेस को हमें कैसे हैंडल करना है, और वैसे भी आप लोगों की फौज पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। 10-15 साल ये केस कोर्ट कचहरी में चलेगा, उसके बाद हमारा फैसला आएगा हमारी मौत के बाद। आप तो इस केस को बंद ही समझिए तो अच्छा है। जो करना है हम खुद ही कर लेंगे। ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना। याद रखना, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमारी नजर है। अगर सरजू मुजरिम है तो कानून उसे सजा देगी। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? ये क्या कर रहे हैं साहब? हमारे दामाद जी जैसा शरीफ इंसान दूसरा कोई है नहीं साहब। देखा दादाजी, वो लोग अभी भी हमसे बदला ले रहे। ये लोग को ना घर से खींच के निकालेंगे ना हम लोग। चुप समझाइए इसे। जी, अपनी हद में रहेगा तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। जी, लेकिन साहब ये तो बड़ी अजीब बात है ना। हमारे परिवार का किसी भी खून से कुछ लेना देना नहीं है, और आप लोग है कि हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। बाबूजी, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो डर काहे का? आप शांत हो जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। क्या होगा, रखेंगे 2-4 दिन अंदर हमको? सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा ना। चलिए साहब, ले चलिए हम। आप लोग हमारी बात पर भरोसा काहे नहीं कर रहे हैं? हमारा हाथ नहीं है इस मर्डर में। बेवकूफ समझता है पुलिस वालों को। पक्का सबूत है हमारे पास। जिस वक्त ये हादसा हुआ तू उस वक्त अपने खेत में नहीं था, मंदिर के कहीं आस-पास था। सरजू देख, तू सच सच बता दे, वरना मैं अगर अपने हिसाब से पूछूंगा तो ये बहुत भारी पड़ेगा। लेके जा सर बता। सच बताते सब, हम सच बताते सब। ये सच है कि हम मिलने वाले थे गजरा भाभी को, पर हमारी मिलने की वजह कुछ और थी साहब। जमीन का एक टुकड़ा की वजह से दोनों परिवार दुश्मन बने थे, और वो जमीन ना हमारी ना उनकी। क्या फायदा उस जमीन का? ना हमारे काम आ रही थी ना उनके काम आ रही थी। हम और गजरा भाभी इसी कोशिश में थे कि कैसे भी करके वीरू भैया को समझाए, राजी करे कि समझौता हो जाए साहब। बस पर उस दिन हमको फोन आया साहब गजरा भाभी का। हेलो, हम आ गए हैं। नहीं हम अकेले हैं, वो नहीं है, बोले बाद में आएंगे। कोई बात नहीं, हम राह देखेंगे वीरू भैया की। ठीक है, हाँ जी। सच बात यही है साहब,
हमारे बीच बात हुई थी मंदिर के पीछे मिलने की। और तू पहुंच नहीं पाया? देर हो गई तुझे, यही पुलिस वालों को कहेगा तू? हम सच बोल रहे हैं, बीच में हमको कोई मिल गया था, हमने टाइम खराब किया और हम भी सोचे कि वीरू भैया को आने में देर होगा तो हम भी रुक गए साहब। लव स्टोरी है तेरी। आपको हम पर विश्वास नहीं है ना साहब, तो आप वीरू भैया से पूछिए, उनको पता है हम मिलने वाले थे। ना आपका खून का रिश्ता है ना हमारा, आप वो घर की बहू हो और मैं घर के दामाद। बस हमारी इच्छा है कि सुलह हो जाए। हम भी तो यही चाहते हैं ना। हाँ ठीक है, हम आपसे मिलने आते हैं। हाँ, और बाकी बात तो फिर मिलकर किससे बात करें? वो हाँ? नहीं। हाँ? साली हमको धोखा दे रही है। नहीं, हमने दुश्मन के साथ चपड़ चपड़ बातें कर रही है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? हाँ? मैं गलत समझ रहा हूँ? देखिए, मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ ना। चाहती? क्या भला चाहती तू? हाँ? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ। जो आप समझ रहे हैं वैसी बात गलतफहमी होगी उनको, वो सोचे कि हम प्रेम वेम के चक्कर में फांस लिए उनके जोड़ों को। तो तेरी आशिकी के बारे में वीरू को सब कुछ पता चल गया? गलत समझा था साहब, अकल के एकदम आधे हैं वो। एक बार खोपड़ी सरक गई तो गई। साहब, गजरा ने हमारे अलावा किसी की तरफ आंख उठा के जिंदगी में नहीं देखा, वो हमें धोखा नहीं दे सकती साहब। हाँ, एक बात हो सकती है साहब, सरजू अपनी जान बचाने के वास्ते हमारी पत्नी के बारे में कोनो मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हूँ। हमें अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है साहब, वो हमसे बहुत प्यार करती थी। सर, ऐसा नहीं लगता कि ये वीरेंद्र सच कह रहा था? यादव जी, सच्चा प्रेम करने वाले दिखावा नहीं करते हैं, ऐसा छाती पीट पीट कर रोते नहीं है। सर, ये भी तो हो सकता है कि अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम से बचने के लिए सरजू ने ये नई कहानी हमारी तरफ सरका दी हो, ताकि हमारा शक वीरेंद्र की तरफ जाए। बट पॉसिबल। अभी सरजू अपनी हिरासत में है ना, इसको तोड़ो। और ये अपना क्या नाम है इसका? सर, वीरेंद्र। इस पे भी नज़र रखो। बजरंग शुक्ला का दामाद सरजू अब भी पुलिस की हिरासत में था, लेकिन फिर भी पुलिस को शक था कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार वीरेंद्र शुक्ला तो नहीं। अब सच के अंधे कुएं से कुछ ऐसा हाथ लगने वाला था जिसकी पुलिस ने कल्पना भी नहीं की थी। रुको रुको रुको, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो उसे। रुको रुको रुको। क्या कर रही है ये पुलिस? क्यों चिल्ला रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे बेटवा को अगवा कर लिया गया है, कभी भी मार सकते हैं उसको। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो आप। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? कचू नहीं कर सकती ये पुलिस, कचू नहीं कर सकती। अब जो करेंगे हम भी करेंगे। आवाज नीचे कर। पुलिस स्टेशन है ये। बता, कहां से अगवा हुआ तेरा बच्चा? साहब, हमारी बीवी को मार डाला, हमारी बच्ची की जान लिया और हमारे बेटवा है ऊपर? नहीं साहब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। साहब हम पर भरोसा कीजिए, हमने नहीं उठवाया अभी को, और फिर हम क्यों उठवाएंगे साहब? वो तो हमारा पोता है साहब। कौन उठवाया और बच्चा कहाँ है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। हेलो हेलो, देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारे बेटे को कुछ मत कीजिए। हम अपना केस वापस ले लेंगे, सर्च को छुड़वा देंगे हम, लेकिन प्लीज हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। हेलो हेलो हेलो। कॉल ट्रेस नहीं हो पाएगा, 30 सेकंड से कम का था। वैसे बोल क्या रहा था? आप हम पे एक मेहरबानी कीजिए, आप प्लीज़ हमारी कोई भी मदद मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे हमारे बच्चे को। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए, आप समझने की कहा समझें, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमने बेटवा का पार्सल घर भेजा, उसका एक और लाश का इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, ले आओ। सर, बजरंग शुक्ला फैमिली के अपडेटेड फोन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। वक्त हमारे पास बहुत कम है यादव, बच्ची की जान को खतरा है। अगर हमें फोन रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो ये बात भी क्लियर है कि वीरेंद्र शुक्ला का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है।
लगता तो सही यादव, लेकिन सर आपको अभी भी उसी पे शक है? सर सर फोन रिकॉर्ड्स। वीरेंद्र शुक्ला के छोटे बच्चे का अपहरण हो चुका था और शक की सुई आकर रुकी थी एक एंग्री यंग मैन गुड्डू पर। अपने पिता की हत्या को लेकर उसमें इतना गुस्सा था कि वो कभी भी जुर्म का सहारा ले सकता था। सर बहुत कोशिश की इस गुड्डू का मुंह खुलवाने की, लेकिन वो मुंह खुलता ही नहीं। एक ही रट लगा बैठा है कि वो इसमें शामिल नहीं। या तो लड़का है कच्ची उम्र का, लेकिन अंदर से बहुत पक्का है। देखो यादव, अगर गुड्डू मुंह नहीं खोलता तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उसका मुंह खुलवाने का। लेकिन इससे पहले कि वीरेंद्र के बच्चे की कोई जान ले, हमें कुछ करना होगा। सर वीरेंद्र शुक्ला आया है, वो आपसे तुरंत मिलना चाहता है। भेजो उसे। ठीक है सर। साहब हमसे गलती हो गई साहब। कैसी गलती? साहब उस दिन हमले में सरजू शामिल नहीं था साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो वीरू, डर के मारे ऐसा कुछ मत कर बैठना जिसकी वजह से। काहे का डर साहब? साहब हम उनसे कौनो शिकायत नहीं है, हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। सर सरजू को रिहा कर दिया है, लेकिन अब भी हमारी नजर इन दोनों परिवारों पे है। इस मर्डर केस की फाइल इस तरह क्लोज नहीं होगी यादव, क्योंकि बच्चा अभी तक गायब है और हमारे पास कोई सुराग नहीं है। हमें एक बार फिर से सारी कड़ियों को जोड़ के इस केस की तह तक पहुंचना है। दो परिवार हैं, ये दोनों परिवार की दुश्मनी 10 साल पहले हुई घटना से संबंधित है। 10 साल तक दोनों फैमिली खामोश रहती, फिर अचानक अब क्या होता है? 10 साल पहले बजरंग के बेटे की मौत होती है और उस कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाता है बजरंग का छोटा भाई यशवंत, जो इस वक्त जेल में है। लेकिन अब 10 साल के बाद वीरेंद्र की पत्नी और उसकी बच्ची की हत्या होती है, उसके बेटे को किडनैप किया जाता है। या तो कोई तो ऐसी मजबूत कड़ी है जिस तक हम पहुंच नहीं पाए। साहब एक नई जानकारी मिली है। बिटुआ भाजी, इन सब में एक बात अच्छी हुई कि आप घर वापस आ गए। बस अब अभी का जी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमारे बच्चे का कुछ पता चला क्या? तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। काहे? एक बच्चे की लाश मिली है जो तुम्हारे बेटे से बहुत मिलती जुलती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा बेटा नहीं है। तुम जा सकते हो, जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे का तो खबर कर देंगे। आपसे ना हो पाएगा, हमको विश्वास ही नहीं रहा पुलिस पे। आप भूल जाइए, हम खुद ढूंढ लेंगे अपने बच्चे को। पापा अब मैं आपके साथ घर जा सकता हूँ ना? हाँ बेटा, हाँ बेटा। नहीं वीरेंद्र शुक्ला, सिर्फ तेरा बेटा घर जाएगा, तू नहीं। साहब हम आपको बता रहे हैं ना, हमें पता चला कि हमारे बच्चे को अगवा करके उन लोगों ने अपने बच्चे की अपहरण की कहानी सुनाकर तू हमें बेवकूफ बनाना चाहता था। सब समझ में आ रहा था हमें कि ये सब के पीछे सिर्फ तू है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए हमने बच्चे की लाश का छोटा सा नाटक किया। यही तो हम सोच रहे थे कि 10 साल पुरानी बदले की कहानी अब क्यों कुरेदी गई है, तेरी बीवी का कत्ल अब क्यों हुआ है। लेकिन जब हमने तेरी खबर कुरेदी ना, तो उसमें से निकला तेरा बाप यशवंत शुक्ला, जो उस वक्त जेल में था, जिसकी सुनवाई होने वाली थी और उसको अदालत सजा सुनाने वाली थी। तभी यह सब नाटक हुआ। लेकिन सरजू के रिहा होने के बाद में जब हमारे कांस्टेबल ने आके हमें यह बताया कि तेरा बाप यशवंत शुक्ला भी रिहा हो गया, तब स्टार्ट टू एंड हमें तेरी कहानी समझ में आई। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब।
अब भी खोलेगा जब जब तू सच बोलेगा। बताता हूँ साहब, ये सब हम नहीं करवाया। हमने अपने ताऊ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, बोला कि केस वापस ले लो, लेकिन वो मानते ही नहीं थे। फिर आखिरी बार जब हमने उनसे मुलाकात की तो ताऊ जी, आप अपना केस वापस ले लीजिए। हमारे बाबूजी को 10 साल हो गए जेल में बंद हुए। इतनी लंबी सजा तो काट चुके हैं, कीमत चुका दी उन्होंने। आप तो जानते हैं जो कुछ भी हुआ वो एक सोचा समझा मर्डर नहीं था, गुस्से में एक किया गया एक हादसा था। अच्छा, हमने अपना बेटा खोया है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। सड़ने उसे जेल के अंदर, तुम लोगों से दूर। ताऊ जी, हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो कहा सुनी में हो गया था, उसमें कुछ निश्चित। तू भूल सकता है क्योंकि वो तेरा चचेरा भाई था। मैंने अपनी औलाद खोई है। ठीक है ताऊ जी, हम अपने बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताइए क्या कीमत चाहिए आपको? देखिए, हमारी तरफ से एक जान गई, जमीन हाथ से गई, बस उतना मुआवजा दे दीजिए, केस वापस ले लेंगे। ठीक है, कितना मुआवजा चाहिए आप लोगों को? सब हमने सोचा कि वो लोग 4-5 लाख मांगेंगे, लेकिन जब सरजू ने मुंह खोला तो 40 लाख। 40 लाख? जी, इतना तो सब कुछ बेचकर भी हम नहीं ला सकते हैं। देखिए, चाचा जी की रिहाई की इतनी कीमत तो बनती है भाई। अब फैसला आपके हाथ में है, बस चलिए बाबूजी। सब बहुत कोशिश की पैसा जुगाड़ करने की, लेकिन नहीं कर पाए। उधर बाबूजी की तारीख भी नजदीक आ रही थी, बहुत परेशान थे बाबूजी। वो घर वापस आना चाहते थे। क्या कहते कि आपकी रिहाई के लिए हम कछु ना कर पाए। हम जानते थे भैया केस वापस नहीं लेगा। कहा सोचा तू हाथ पांव जोड़ेगा तो तेरे ताऊ जी मान जाएंगे? तो भाजी आप ही बताइए, हम क्या करें? भाजी, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करेगा? हाँ। जान लेगा किसी के? भाजी, किसकी जान लेनी है? तो ये तेरे बाप के घिनौने दिमाग की उपज थी। उसके ही कहने पे तूने अपनी पत्नी और बच्ची को मार डाला। सब हमने गजरा से कहा कि हम कुछ देर अम्मा के साथ रहते हैं, थोड़ी देर बाद हम मंदिर आ जाएंगे। हमको पता था वो सरजू से मिलने जा रही है। हमको ये भी पता था कि उन दोनों के बीच में कोई चक्कर नहीं था। तब हमने प्लानिंग की। हाँ, वो निकल चुकी है। सरजू जब तक मंदिर के आसपास रहता, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से शक उसी पे होता। इसलिए हमने एक गुंडा भेजकर सरजू को कुछ देर तक वहीं अटका के रखा, ताकि हम अपनी प्लानिंग को अंजाम दे सके। सरजू जब तक मंदिर के आसपास रहता, पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से शक उसी पे होता। इसलिए हमने एक गुंडा भेजकर सरजू को कुछ देर तक वहीं अटका के रखा। फिर जैसे ही कत्ल हुए, अपने बाप के जंक लगे दिमाग पर तूने भरोसा कर लिया और अपनी ही बच्ची और बीवी को मरवा दिया। हमारे बाबूजी हमसे बोले कि बाप जिंदगी में एक ही होते हैं। औरत का काम एक गई तो दूसरी आ जाएगी। औलाद पैदा करना तो अपने हाथ में नहीं। तेरी बच्ची खुद अब तेरा खून थी ना? उसका कत्ल करवाने में एक बार भी तूने सोचा नहीं?
बेटी का कार्ड वो तो जीवन भर का बोझ होता। मरवा डालो। बिटवा तो था ना हमारे पास। बिटवा तो तेरे पास, हाँ बिटवा था, और बेटी को तूने मरवा दिया। वो तेरा खून नहीं थी, हाँ? तू अपने बाप की सजा कम कराने के लिए किसके पास गया था? बजरंग के पास में ना? क्या हुआ? उसने केस वापस लिया? अब जब सरजू के लिए मिलने गया तो वो नहीं माना, इसीलिए फिर बाबूजी के कहने पर हमने अपने बेटे अभी को अगवा करने का प्रोग्राम बनाया। और गुड्डू जेल के अंदर था तब। क्या चाहिए तुमको? आप जानते हैं ताऊजी, केस वापस ले लीजिए, छुड़वा दीजिए बाबूजी को। पहले गुड्डू और सरजू को छुड़वाओ। ठीक है, हम सरजू को छुड़वा देंगे, लेकिन गुड्डू घर में तभी आएगा जब हम अपने बाबूजी से गले मिल पाएंगे। ताऊजी के पास कोई चारा नहीं था, उनको माननी पड़ी हमारी बात, तभी हमने सरजू को छुड़वाया। लेकिन तू और तेरा बाप, तुम दोनों ही सड़ोगे जेल के अंदर उम्र भर। अपने पिता की रिहाई के लिए अपनी ही पत्नी और बच्ची की हत्या करने वाला वीरेंद्र अपने पिता की हर बात मानने को राजी कैसे हुआ? कैसी मानसिकता है ये? हम सब ये मानते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना, उनसे प्यार करना, उनकी आज्ञा को सर आंखों पर रखना एक अच्छे पुत्र के लक्षण है। लेकिन पिता अगर हत्या करने को कहे तो? अपने सभी रिश्तेदार, दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों से आपने पूछताछ की? हो सकता है शिल्पा वहां गई हो। साहब सब जगह मालूम किया, कहीं भी नहीं है वो। कल स्कूल के बाद किसी ने देखा भी नहीं। कितने साल की आपकी बेटी? साहब पिछले महीने वो 15 बरस की हुई, लेकिन वो हमारी बेटी नहीं, भांजी है। मतलब हमारी बेटी के जैसे ही है। लेकिन आप लोगों के साथ क्यों रहती है? मतलब उसके माता पिता कहाँ हैं? साहब उसके माँ बाप एक्सीडेंट में ऑफ हो गए थे, तब से वो हमारे साथ ही रहती है। दरअसल उसका पालन पोषण करने वाला कोई है नहीं। कितने साल से आपके साथ? साहब जब वो 6-7 बरस की थी तब से हम लोग ही उसके देखभाल करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले कब पता चला कि शिल्पा गायब है? कल रोज की तरह स्कूल गई थी। वैसे तो मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, दोनों साथ स्कूल जाते हैं। पर कल बेटे को बुखार था तो वो अकेली गई। स्कूल से आने के बाद वो खेलने चली गई, तब से नहीं लौटी। अच्छा, इनसे शिल्पा की पूरी डिटेल लो। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, आसपास के सभी थानों में शिल्पा की फोटो भेजो। हो सकता है वहां से कुछ पता चले। और हाँ, आस पड़ोस में सब जगह पूछताछ करो। ये लड़की कल से गायब है। अपने आंख कान खुला रख और पता कर, जैसे कुछ पता चले तुरंत बताना। ओके, चलता हूँ। सलाम साहब। ये जैन सुरवे के परिवार को कब से जानते हैं? हम लोग यहाँ 4-5 साल से रहते हैं साहब, तभी से जानते हैं। और शिल्पा आखिरी बार कब देखा था उसको? मोहल्ले में रहते तो आते जाते लोग दिखते ही रहते हैं। कोई खास बात जो हाल फिलहाल में नोटिस की हो आपने? कुछ हुआ था क्या? वो जो शारदा है ना, वो शिल्पा पे हमेशा ही चिल्लाती रहती है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर हमें पता चला है कि आप लोगों का शिल्पा के साथ कुछ जमता नहीं था। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। शिल्पा को अपनी भांजी की तरह नहीं, बल्कि बेटी से भी बढ़कर प्यार करते हैं। लेकिन शारदा जी, हमने तो सुना है कि आप हमेशा उसे डांटती रहती थी, अक्सर उसे नाराज रहती थी। यहाँ तक कि शिल्पा के गायब होने से पहले एक दिन आपने उसके साथ झगड़ा भी किया था। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं साहब, शैतानियां तो करते ही हैं, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता था बस। अब देखिए ना, उस दिन रश्मि को लड़के वाले देखने आए थे। हमें आपका परिवार बहुत पसंद आया और बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। भाई हमें ऐसा ही परिवार चाहिए था, सुशील और संस्कारी। बेटा खोलो। 2 घंटे से बेल बजा रही हूँ, तुझे सुना नहीं देता? अंदर था कि बाहर था? इतना टाइम क्यों लगा तुझे? अरे शिल्पा बेटा, यहाँ ये हमारी छोटी बेटी है शिल्पा, रश्मि की छोटी बहन। दरअसल ना ये है ना, स्पोर्ट्स में बहुत अव्वल है, प्रैक्टिस से आ रही है। बेटा अंकल आंटी को नमस्ते बोलो। नमस्ते।
मिका मिनटे रश्मी चे बाबा। हाँ बोल। सब कुछ ठीक ही लग रहा है और दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ बरा। ठीक है, करते हैं बात। सुरभि जी बताते हैं आपको। चलो जी। जी नमस्ते। थोड़ी शर्म हया है या वो भी बेच खाइए। बदतमीज लड़की, पागल समझ के रखा है हमें, जो हम इसका पालन पोषण करते हैं, माँ बाप की तरह इसकी देखभाल करते हैं। माँ बाप नहीं हो मेरे, बनने की कोशिश भी मत करना और कभी बन भी नहीं सकते। ऐसा क्या कर लिया है मेरे लिए? और दिन रात ना ये एहसान जताना बंद करो। शिल्पा बड़ी मुश्किल है साहब। अगर अपना बच्चा होता है ना तो 2 थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे की औलाद को अगर डांट भी दो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। रात भर नींद नहीं आती है सोच सोच के कि पता नहीं शिल्पा कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। पराई अमानत है, जवान लड़की है। आप बता रही थी कि शिल्पा बाहर से झगड़ा करके आई थी, आप लोगों ने पूछा नहीं क्या हुआ? बच्चों में तो झगड़े होते ही रहते ना। और ये लड़ाई और झगड़ा उसका रोज का काम था, रोज ऐसे ही करके आती थी वो। और सारा दिन अपने वो 2 दोस्तों के साथ खेलती रहती थी स्कूल से आने के बाद। अभिषेक काय नाम होता वो जो उसके दोस्त जिनके साथ शिल्पा रोज खेलती थी? मंगेश और पुत्तन। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये आप लोग में मंगेश और पुत्तन कौन है? सर वो लड़की जैसी नहीं है, क्या शॉट मारती है। हम तो उसके साथ मैच रखने में भी डरते हैं। परसों मिली थी तुम लोग को शिल्पा? परसों नहीं आई थी, लेकिन उसके एक दिन पहले आई थी, मैच था हमारा। उस दिन शिल्पा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ सर, वो अमय है ना, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। समोसे खाएंगे। अरे उत्तू तू हमारे साथ भी खेल लो, समोसा तो हम भी खिला देंगे, हैं? वो भी बिना शर्त जीते। समोसे खिलाएगा? तेरा बाप हलवाई है क्या? नहीं हलवाई तो नहीं है, लेकिन अगर तुझे समोसे खाना है तो मैं अपने पापा से बात कर सकता हूँ। क्यों भाई? औकात मेरे, वरना लात खाएगा। अच्छा चल, मैं लात भी खा लूंगा। मार ना, लात मार। अरे भाई क्यों पंगा ले रहा था? पता तुझे कौन है वो? शुक्रमान, सस्ते में छोड़ दिया। बेटा इससे पहले भी झगड़ा हुआ था क्या उन लोगों का तुम लोगों से? हाँ सर, हमारा टशन है, रोज पंगा चलता ही रहता है। कहाँ रहते हैं तीनों लड़के? सर वो वहाँ पे रहते हैं। भगवान चल इन तीनों लड़कों को उठा। शिल्पा एक हाई एनर्जी टॉम बॉय लड़की थी, ना किसी से दबती थी और ना किसी के आगे झुकती थी, और जरूरत पड़ने पर जुबान और हाथ दोनों चलाती थी। नतीजा उसके कई दोस्त भी थे तो कई दुश्मन भी, और आज शिल्पा लापता थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा था? बॉस शौक है तेरे को समोसा खाने का? मैं खिलाता हूँ समोसा। सर ऐसा कुछ नहीं है सर हम तो बस लड़की को देखकर बदतमीजी करता है, उसको देख के सीटी बजाता है। अभी बजा सीटी, बजा सीटी। सर आप लोग गलत समझ रहे हैं सर शिल्पा और उसके दोस्त हम लोग को परेशान किया करते थे सर, बस और हमें गुस्सा आ जाता था। और गुस्से में आकर तुम लोगों ने शिल्पा को गायब कर दिया। क्या क्या उसके साथ? कहाँ है वो? सर यकीन मानिए सर हम लोग क्रिमिनल नहीं है सर, हम लोग बीए फाइनल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम लोगों ने यहाँ पर घर किराए से लिया ताकि हम पढ़ाई कर सके, पर सर वो लोग हमें पढ़ने ही नहीं देते थे सर। तेरी बारी है।
अब आउट हो गई तो रो रही है। अरे शिल्पा, मंगेश सही कह रहा है, ऊपर गई तो आउट है, हमने डिसाइड किया था। हाँ, अब बॉल भी तुझे ही लानी होगी। लाती हूँ, रुक जाओ। बॉल फेंक। चल जा, अपना काम कर। बॉल अब तेरी फैमिली को ही आके दूंगा। चल जा। यार बहुत हो गया यार इन लोगों का, जीना आराम कर रखा है इन लोगों ने। रमेश अंकल से शिकायत करनी ही पड़ेगी। जैन भाऊ, बहुत परेशानी हो रही है। बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन दिन रात शोर शराबा होगा तो कैसे पढ़ेंगे। कुछ दिन पहले खिड़की के कांच तोड़ दी। मैं तो मेंटेनेंस में ही लगा पड़ा हूँ। रमेश भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा इसे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? माफी मांग उनसे। शारदा, रुको। बेटा शिल्पा, माफी मांगो। माफी मांगना तो दूर सर, उस दिन के बाद से तो उसने नया तमाशा करना शुरू कर दिया। ओ कलेक्टर, सॉरी। चलो। उसने सॉरी नहीं बोला, तेरा मजाक उड़ाया और तूने उसे गायब कर दिया। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमारे सर, माँ कसम हमने कुछ नहीं किया सर। कल तुम तीनों कहाँ थे? कल तो हम इंटरव्यू के लिए पुणे गए थे सर, रात में वापस आए थे। ठीक है, अभी तो मैं तुम तीनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब तक शिल्पा की कोई खबर नहीं मिल जाती, इस शहर को छोड़कर बाहर जाने की सोचना भी मत। चलो। सर मोहल्ले में पता किया मैंने, लड़की का सभी के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, लेकिन बात इतनी बड़ी भी नहीं है कि शक किया जा सके। अंदाजा लगाना मुश्किल है सर कि कौन हो सकता है। पवार, ये भी तो हो सकता है कि मामा मामी से तंग आकर शिल्पा ने खुद ही घर छोड़ दिया। अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करो, इन तीनों लड़कों पे कड़ी नजर रखो, कहाँ जाते, किससे मिलते, क्या करते, मुझे पल पल की खबर चाहिए। और ये भी चेक करो कि ये तीनों कल पुणे गए भी थे या नहीं। आंटी, रमेश अंकल घर पे है क्या? प्लीज उन्हें बुलाइए ना। क्या है तुम लोग को घर क्या भाड़े पे दे दिया, मुसीबत मोड़ ली। ये क्या वक्त है किसी के घर का दरवाजा पीटने का? वो सो रहे, कल सुबह आ जाना। चलो जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज। अंकल, रमेश अंकल। अंकल, अरे आ रहा हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? रमेश अंकल जरा इधर आइए ना, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज तुम लोग बिना, चलो बोलो क्या हुआ? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? घर मेरा है, फंसूंगा तो मैं। अंकल प्लीज मामले को संभाल लीजिए। कैसे संभालू? कुछ नहीं, मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज ऐसा मत करिए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अंकल प्लीज। वैसे पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, उन्हें लगता है कि शिल्पा और हमारा कोई कनेक्शन है। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नहीं अंकल। हेलो, पुलिस स्टेशन। तांबे, निकलो बाहर। पवार सर, बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एक मुश्किल अभी आसान नहीं हुई थी कि एक और केस सामने आ गया। पुलिस जो अब तक शिल्पा की तलाश कर रही थी, उसकी तलाश में एक दूसरी बॉडी उनके हाथ लगी। पुलिस के सामने अब एक नहीं बल्कि दो चुनौतियां थी, इस लावारिस लाश की आइडेंटिफिकेशन और शिल्पा की तलाश। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि घर में लाश है सर। तुम तीनों में से सबसे पहले लाश किसने देखी? सर लाश को सबसे पहले मैंने ही देखा था। मैं और हमें फिल्म देखकर आए थे, तब हमें बाहर रिक्शा वाले को पैसा दे रहा था और मैं हेलो, हमें जल्दी ऊपर आ। अरे 10 रुपए छुट्टे पड़े हैं क्या? अरे भाई तू सब छोड़, तो जल्दी ऊपर आ और सागर को भी लेके आ। यहाँ पर किसी की लाश पड़ी भाई। सागर तुम लोग के साथ फिल्म देखने नहीं गया था? नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पर ही रुका था।
पर सर जब हम लोग फिल्म देख के आए तो सागर घर पे नहीं था, वो हम लोगों के आने के बाद आया था सर। सच बोल, बता दो, सब सच बता दो। कैसी जगह लाया है रे? कितना बास मार रहा है, ऐसा लगता है जैसे कहीं चूहा मरा हो। कितनी भंगार जगह कर रखी है, कितनी बदबू। साफ सफाई नहीं करते हो क्या? अगली बार ऐसी जगह लाया ना तो मैं नहीं आने वाली। अरे बेबी, क्यों तुम इतना सोच रही हो? टेंशन मत लो, चलो मैं अभी तुमको घर छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा तक भी नहीं था कि बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो ला 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 ला। गाना बंद कर, दरवाजा बंद। इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई पंगा हो गया क्या? यार पंगा नहीं, बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। वहां देख नीचे लाश है, वहां पे लाश। बहुत सोचने के बाद जब कुछ नहीं सूझा तो हम तीनों रमेश अंकल के पास गए। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप चाहो तो वो पी ब्लॉक वाली जो 12 नंबर में अंजू जी रहती है ना, उनसे पूछ सकते हो। आप अंजू हैं? हाँ। सागर को जानती हैं आप? कौन सागर? मैं किसी सागर वागर को नहीं जानती। थैंक यू। हाँ, ओके सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उसकी मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन सर मौत से पहले किसी ने उसके साथ जबरदस्ती भी की है, सेक्सुअली अब्यूज किया है। और सर ये औरत अंजू ये तो कह रही थी कि वो सागर को जानती तक नहीं। फिर सागर ने हमसे झूठ क्यों बोला सर? कहीं सागर ने नहीं पवार, हो सकता है ये औरत हमसे झूठ बोल रही हो। शादीशुदा औरतें इस तरह के रिश्ते पुलिस वालों के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक काम करो, सबसे पहले इस बच्चे की फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, पता लगाओ कि आखिर ये लड़का है कौन, और इन तीनों लड़कों की मेडिकल जांच करवाओ। सेक्सुअल अब्यूजमेंट का मामला है, हो सकता है इन तीनों में से किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। इसे देखा कहीं आप? नहीं साहब, हमारे मोहल्ले का तो नहीं है, कभी नहीं देखा इसे। आप अपने बच्चों को बुलाएंगे प्लीज, शायद उन्होंने कहीं देखा। बेटा तो स्कूल गया है। हाँ, बेटी है घर में। रश्मि। जी पापा। बेटा देखो, कहीं देखा है क्या? मैंने इसे कहीं नहीं देखा। इसे कहीं देखा है? नहीं। और आपने? नहीं सर। थैंक यू। नहीं देखा सर। सर कहीं से कोई लीड नहीं मिली सर, बच्चे को किसी ने नहीं देखा, कोई इसे पहचानता नहीं। लेकिन सर मैंने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में बच्चे की फोटो भेज दी है, हो सकता है वहां से कुछ सुराग मिले, किसी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। और सर तीनों लड़कों की मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव है, इससे साफ जाहिर है कि बच्चे के साथ इन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं किया। पवार, ये भी तो हो सकता है शिल्पा और इस लड़के के केस में कोई कनेक्शन हो। एक काम करते हैं, शिल्पा के स्कूल चलकर इस लड़के की फोटो दिखाते हैं, हो सकता है इसे वहां कोई पहचानता। नहीं सर, ये बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है, लेकिन मैंने हमारे स्पोर्ट टीचर को ये फ़ोटो देके भेजा है। अगर यहाँ का कोई भी बच्चा उसे जानता है तो पता चल जाएगा। बाय द वे, शिल्पा का कुछ पता चला? जी नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। मैम, अभिषेक इस बच्चे को जानता है। बेटा आप कैसे पहचानते हैं इसको? मैं और शिल्पा दीदी जिस रास्ते से ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे एक चाय की दुकान है, ये वहीं पे काम करता था। जी साहब। इस लड़के को पहचानते हो? साहब ये तो छोटू है, क्या हो गया इसको? इसकी हत्या हो चुकी है। हत्या? बता सकते हो कहाँ रहता था? पास में ही झोपड़पट्टी में रहता था। इसके आगे पीछे कोई नहीं है साहब, हमारे दुकान पे कभी कभी काम भी करने आता था साहब। और इसे पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो शिल्पा है, इसकी बहन है।
ये दोनों भाई बहन इधर ही पढ़ने को आता है और कभी कभी हमारे चाय के दुकान पे ये दोनों चाय पीने आ जाते हैं साहब। तू काम क्यों करता है? स्कूल क्यों नहीं जाता? पढ़ाई क्यों नहीं करता? ओ अंकल, तुमको मालूम नहीं है बच्चे से काम नहीं करवाते? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसके खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम पढ़ाई की बात करती हो। वैसे भी कौन सा रोज रोज हमारे दुकान पे आता है? कभी मन होता है आता है, कभी मन होता है नहीं आता है। ए इधर आ। तू पढ़ना चाहता है? हाँ, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। मैं तेरे लिए किताबें और पेंसिल ले आऊंगी और मेरे ट्यूशन के बाद रोज 1 घंटे पढ़ाऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। ये ले तेरे लिए नई बुक। तेरा नाम बता। छोटू। मैं तेरा नाम लिखती हूँ। देख तेरा नाम। सर ये तो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई है। शिल्पा और छोटू कनेक्टेड तो हैं, लेकिन शिल्पा गायब है और छोटू की डेड बॉडी मिलती है, वो भी उन लड़कों के घर पर जिनसे शिल्पा का झगड़ा हुआ था। तीनों लड़के मेडिकल में नेगेटिव आए हैं सर। घर पे कोई फोर्स एंट्री भी नहीं हुई है। ऐसे में वो लड़का वहाँ पहुंचा कैसे? कौन लेकर आया होगा सर? और किसके पास चाबी हो सकती है? ये देखिए उसका मोबाइल, सब कुछ भरा पड़ा है इसमें। पवार क्या रमेश अंकल? पवार। यस सर। रमेश अंकल घेऊन चल चल चल। क्या रमेश अंकल? चल अब शराफत से अपनी कहानी सुनाना शुरू कर, लेकिन झूठ मत बोलना। हम तेरे मोबाइल को चेक कर चुके हैं, जिसमें उन मासूम बच्चों के साथ तेरे गंदे इरादे साफ नजर आते हैं। चल अब तोते की तरह बोलना शुरू कर दे। पता था, सब मुझे पता था कि वो तीनों लड़के 3 दिन के लिए पुणे गए थे। मुझे घर की मरम्मत करवानी थी, इसके लिए मैं घर देखने के लिए गया था। अरे बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? अपना घर भूल गए हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? दीदी का इंतजार कर रहा हूँ, वो आने वाली हैं। उन्होंने आज यहाँ आने के लिए बोला था, वो जो पढ़ाती है ना। तो तुम पढ़ने के लिए आए हो? कोई बात नहीं, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। फिर चलो मेरे साथ। मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं। हाँ, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। दीदी मेरे लिए ले आएंगी, मुझे आपकी किताबें नहीं चाहिए। अरे बेटा, वो किताबें है ना, मेरे कुछ काम की नहीं है। इस लॉकेट को पहचानता है? ये शिल्पा का लॉकेट है जो हमें तेरे घर से मिला है। ये लड़का भी ना बोला था यहाँ आने के लिए, मेरे को लगा मैं ही लेट हो गई। ये तो छोटू की है। छोटू, छोटू, ये तो छोटू की चप्पल है। छोटू, शिल्पा की आवाज सुनकर मैं खिड़की के पास गया। मैंने देखा शिल्पा घर की तरफ आ रही थी। छोटू, छोटू, मैंने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वो आसानी से अंदर आ जाए। छोटू,
अभी दिन था, इसके लिए मैंने दोनों की लाशें बेड के नीचे छुपा दी और वहां से चुपचाप चला गया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। मैंने सोचा कि रात को आकर मैं लाश ठिकाने लगा दूंगा। मैं शिल्पा की लाश ठिकाने लगाने के बाद छोटू की लाश ठिकाने लगाने गया तो मैंने देखा ये तीनों वो वापस आ चुके थे। नमस्ते। नमस्ते। इसके लिए मैं छोटू की लाश ठिकाने नहीं लगा पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं ध्यान रखूंगा, ये तीनों लड़के कहीं उधर उधर गए तो मैं लाश को ठिकाने लगाने वाला था, और अगर उसके पहले ही लाश लोगों के सामने आ गई तो भी। तो सबका शक इन तीनों लड़कों पे जाता जो तेरे घर में रहते हैं। खोलो। जैन जी, ये शिल्पा की चेन है, हमें रमेश के घर से मिली थी। अरे ताई, मैंने वो गुप्ते की छत पे अभी एक लड़की देखी। तो इसमें बोलने का क्या है? अरे वो ताई, वो लड़की मुझे देख के डर गई। तेरी शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी डर जाएगा। अरे ताई, मजाक छोड़ना। अरे वो लड़की पहले से ही डरी थी और मुझे देख के तो वो और भी घबरा गई। अरे ताई, वो लड़की किधर से आई लड़की? उस गुप्ते के घर में ना उसकी माँ बीवी को छोड़ के और कोई नहीं रहता। कहाँ से आएगी लड़की? अरे ताई, आज शपथ मैंने वो लड़की देखी वहाँ पर। अच्छा, आई सुनना। अरे ताई, काय झालं? आई, तेरे बेटे को ना लड़की दिख रही है। खुली आंखों में ना सपने देख रहा है ये। इसकी ना शादी करा दे। अच्छा, शादी? सातवीं तो तेरे से क्लियर हुई नहीं। शादी करने की सोच रहा है। सबके सब पास हुए, तेरे को छोड़ के नाक कटा दिया तूने। सब पूछते हैं कि अब हर्षद आगे क्या करेगा। क्या बोलूं? शादी करने की सोच रहा है? बाबा, सच में मैंने वहाँ पे एक लड़की देखी थी। चुप, जूते मारूंगा तेरे को मैं। बोल, वो अपने आप बाहर कैसे आ गई? बोल। आई वो अपने अपने, मैंने उसे बाहर निकाला। क्या? जान से मार दूंगी मैं तुझे। क्यों निकाला? बोल ना। वो आई, मैंने कानों से सुना उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला। हाँ, बहुत तरस आ गया था। हाँ, क्या बोली थी मैं? किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वो इधर है। हाँ, बोला तो नो। हाँ? आई, क्या बोला? वो आ रहा है ना? बोला तो है आ रहा है। तेरा उस अंधेरे में दम घुट रहा है ना? हाँ, रुक रुक, ये ले ये ले।
कौन है? अरे आई, मैं सच कह रहा हूँ, वो गुप्ते के घर में एक लड़की है और वो उसे आई, ये सब ना उसके बहाने पढ़ाई से बचने के। मैंने अपनी सहेलियों से पूछा था, किसी को उधर कोई लड़की नहीं दिखी है। वो लड़की ना सिर्फ इसी को दिखती है, कोई लड़की नहीं है उधर। अच्छा, वहाँ कोई लड़की नहीं है, और अगर फोटो निकाल के दिखाई तो? चल ले, क्या मानूंगी। तुम दोनों चुप बैठो और खाना खाओ। और सुन, गुप्ते के घर में उसकी बीवी और उसकी माँ के अलावा दूसरी कोई भी औरत नहीं है। ले चाबी। रेखा, क्या करें, जाए या नहीं? हाँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए चलिए। लड़की किधर है तू? अगर तू अंदर है तो जवाब देना। ए लड़की बोल ना। ज्यादा देर तक उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तू फटाफट सब्जी ले और घर चली जा। मैं मंदिर जाके आती हूँ, 15 मिनट में आ जाती हूँ। सुन, दोबारा कोई गलती नहीं होना चाहिए, समझी ना? आई, इसको बोलो मेरा फोन कहीं से भी लाके दे। ले, तेरा जासूसी का। नहीं बाबा, क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी लड़की को कोई मारता है क्या? हाँ माना गलती हुई है इससे, आइंदा से नहीं करेगा। मैं समझा दूंगी इसे। हर्षद बेटा नहीं करेगा ना? अच्छा समझा इसको, दूसरे की फाइटिंग में टांग नहीं आने का, नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं, समझा? क्यों इंसान सिर्फ अपने ही घर की शांति और सफाई पर ध्यान देता है और उस बात की तरफ बिल्कुल अंधा बहरा हो जाता है जो किसी पर अपराध और अत्याचार की चीख चीख कर गवाही तक दे रही होती है। 15 साल का बच्चा हर्षद, जिसने अपने पड़ोस में ऐसा ही कुछ स्वाभाविक घटते हुए देखा था, और जब उसने उसे रोकने या जानने की कोशिश की तो उसे इससे दूर रहने की सलाह दी गई। क्यों हमारे खून में तेजी तब तक नहीं आती जब तक जुर्म या अत्याचार हमारी अपनी दहलीज लांघने नहीं पहुंच जाता, और जिसके परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। आई, मेरा फोन तो ये तोड़ ही चुका है, अब तेरे फोन के पीछे पड़ा था। पता नहीं किससे फोन कर रहा था, मैंने छीन के काट दिया। ये ले तेरा फोन। किससे बात कर रहा था हर्षद? सर, वायरलेस से कॉल आया। डीपी रोड पर एलआईजी कॉलोनी में कोई किसी औरत को बुरी तरह से मार रहा है। किसने फोन किया है? सर वो तो पता नहीं चला क्योंकि फोन बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया। और एड्रेस? सर एड्रेस है, लेकिन कॉलर ने अपना नाम नहीं बताया। किसी ने फेक कॉल किया होगा, फिर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत होगी। और ये भी हो सकता है कि झंझट के डर से उसने नाम नहीं बताया हो। चेक करो। यस सर। कौन है? अरे साहब आप? हमें कंप्लेंट मिली है कि तुम्हारे घर में किसी लड़की के साथ मारपीट हो रही है। लड़की? हमारे घर में? नहीं नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती, मैं और मेरी बहू रहती है। क्यों, तुम्हारी बहू लड़की नहीं है?
बुलाओ उसे। हाँ हाँ बुलाती। रेखा, ए रेखा। हाँ यहाँ मारपीट किसके साथ हो रही है? तुम्हारे साथ? मारपीट नहीं साहब, कुछ नहीं है ऐसा। तुम्हारे अलावा और कौन रहता है इस घर में? नहीं नहीं, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं रहता है। चलो चेक कर दें। चेक करो। कोई नहीं साहब। साहब कोई नहीं। हाँ पूरा घर छान मारा, अंदर कोई नहीं है। सर सब जगह चेक किया, अंदर कोई नहीं है। तुम्हारा पति कहाँ है? वो यहाँ नहीं रहता? यही रहते हैं साहब, वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही आते हैं, उनको काम की वजह से घूमना पड़ता है साहब। शायद फेक कॉल होगा, हमारे वजह से आपको तकलीफ है, सॉरी। साहब कंप्लेंट किसने की? कंप्लेंट करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। झूठा फोन किया होगा। ठीक है चलो। अभी तसल्ली हुई तेरे को कि कोई लड़की नहीं है? सोच आई, अगर हंसा आंटी को मालूम होता कि ये फोन किया है तो कितना हंगामा करती। अभी चल इधर से। आई, तेरे को भी ऐसे ही लगता है कि मैं झूठ बोला? तेरे को भी मेरे पे भरोसा नहीं है? बेटा मैंने थोड़ी ना ऐसा कहा है मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा है, लेकिन कुछ मिला भी तो नहीं ना। चल अभी पढ़ाई करने बैठ जा, नहीं तो बाबा बहुत चिल्लाएंगे। चल। सॉरी, मुझे लगा कि आप वो नहीं हो। सॉरी। यहाँ रिक्शा के बाहर रास्ते पे बहुत खून पड़ा है और रिक्शा में मुश्किल से ही है। लड़की का ड्रेस आगे से खून से पूरा भरा है। मुझे लगता है ये लड़की यहीं कहीं खड़ी होगी और उसका गला काट दिया होगा। खून पूरी तरह बहने के बाद जब वो मर चुकी होगी तो उसकी लाश रिक्शा में डाली होगी। सर हमने रिक्शा ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता रिक्शा वाले ने खून किया है, क्योंकि अगर उसने खून किया होता तो लाश अपने ही रिक्शा में नहीं छुपाता, कहीं और डाल देता। सर यहाँ पर काफ़ी सारी रिक्शाएं पार्क होती है और ये रिक्शा ड्राइवर पास के पार्क में ही सोते हैं। इसका मतलब खून किसी और ने किया है और लाश यहाँ रिक्शा में छुपाई है। इलाके के सारे रिक्शा वालों के फ़ोन नंबर ले लो और पूछताछ करो। किसी पे जरा सा भी शक हो गया उसे उठा लो। लड़की के बारे में कुछ पता चला? मतलब उसका नाम, कहाँ की है वगैरह? नहीं सर, लड़की के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला, ना ही कोई पर्स, मोबाइल, कुछ भी नहीं। इसका फ़ोटो सब पुलिस स्टेशन को भेज दो और ये भी देख लेना कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट आई है या नहीं। ओके सर। कौन थी ये लड़की और कौन थी वो लड़की जो संदूक में बंद थी? क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध था? और गुप्ते का इस लड़की से क्या लेना देना था? किसने खून किया था इस लड़की का और क्यों? ए लड़की, अरे बाबा ये वही लड़की है जो उस दिन गुप्ते के घर पे आई थी। अरे बाबा यही है, उसके घर पे आई थी, मैं इसे जानता हूँ। आई बाबा, हम एक काम करते, इसके बारे में ना पुलिस में जाके बताते। पढ़ाई पे ध्यान दे, समझे? इस बार एग्जाम्स में फेल हुआ ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा और घर से बाहर भी निकाल दूंगा। कोई जरूरत नहीं पुलिस को बताने की, बहुत मिल जाएंगे पुलिस को बताने वाले। नाम क्या है इस लड़की का? साहब रोशनी। तुम सब एक ही जगह काम करती हो? हाँ साहब, हम सब
एक ही जगह काम करते हैं। किसके पास? मतलब मालिक कौन है? सुमन अक्का नाम है मेरा, उसी नाम से सब बुलाते हैं। ये रोशनी तुम्हारे लिए काम करती थी ना? हाँ साहब, बहुत अच्छी लड़की थी, कभी शानपत्ती नहीं की उसने मेरे साथ, और पैसा भी बहुत कमाती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरे पे कौन सा भूत आया, मैंने बेच दी उसको। क्या बेच दिया? हाँ। किसको? कब बेचा? यही 4 दिन पहले। तो उसको आशिक आता था ना, उसी को। किसको तुमने बेचा? उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ साहब, देखी हूँ ना। रणधीर शर्मा, रोशनी को क्यों मारा तुमने? सर मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं प्यार करता था उससे। सर उसने एक बार बोला कि उसे वहां नहीं रहना, मैं निकाल लाया उसको वहां से। जहां से तू उसे निकाल लाया वहां से लड़की निकालना आसान बात नहीं है। सर अक्का को पैसे दिए थे मैंने, तब जाकर उसने रोशनी को मेरे साथ जाने दिया। मतलब तूने उसे खरीद लिया था? सर आप ऐसे कह सकते हैं, पर मेरे लिए रोशनी की आज़ादी की कीमत थी वो। ये फिल्मी डायलॉग मुझ पे मत मार। कितने पैसे दिए थे? 3 लाख रुपए। जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं उसे घर लेकर आया। आओ रोशनी, आज से ये हमारा घर है, अब से हम यहीं रहेंगे। थैंक यू रणबीर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये घर, ये जिंदगी। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज और मांगू तो क्या आप देंगे? हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं। मेरा एक पुराना काम अधूरा रह गया है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं उसे पूरा करके वापस आऊं? मुझे लगा कि किसी पुरानी फ्रेंड से मिलने गई होगी, तो मैं अक्का के यहाँ गया देखने की, क्या पता वो वहाँ हो, पर पता चला कि वो वहाँ भी नहीं आई। कहानी अच्छी बनाई तुमने, दुआ कर यही सच हो। तुमने रोशनी को कहाँ से खरीदा? वो हमारा एक सप्लायर है ना साहब, पावड़े करके, उससे लिया। और ये रोशनी पावड़े के पास कहाँ से आई? साहब ये मेरे को नहीं पता। पावड़े का नंबर और एड्रेस देना जरा। अब ये तो मत बोलना कि तुम्हारे पास उसका नंबर और एड्रेस नहीं है। दत्ता पावड़े को बुलाइए। साहब उनको कैसे बुलाऊं, उनका तो 6 महीने पहले ही निधन हो गया है। क्या? आई काय झालं, कोण है? क्या हुआ? ये कौन है? मेरा छोकरा रोहन। नमस्कार। दत्ता पावड़े काम क्या करते थे? उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तुम लोग तो उसकी दोस्त थी ना, तुम्हें तो उसने बताया होगा यहाँ आने से पहले वो कहाँ थी। हाँ साहब, दोस्त तो थी, मगर इसके पहले वो किधर रहती थी, क्या करती थी, किसी को कुछ नहीं पता साहब। लेकिन हाँ साहब, एक बात, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो हमेशा रात को भी खोली की लाइट ऑन करके सोती थी। हाँ साहब। और साहब एक बार वो बोली थी कि उन लोगों ने उसको संदूक पे काफी दिनों तक बंद रखा था। रोशनी के केस में पुलिस की छानबीन उल्टी चल रही थी। मर्डर से पहले वो रणधीर के पास और उससे पहले वो सुमन अक्का के पास थी, पर पावड़े की मौत ने इस तहकीकात की कड़ी पर रोक लगा दी, क्योंकि वही बता सकता था कि सुमन अक्का के पहले वो कहां थी और वो कौन शख्स हो सकते थे जिनका ताल्लुक रोशनी के मर्डर से हो सकता था। रोशनी अंधेरे से डरती थी, उसे भी संदूक में रखा गया था, और जिसे हर्षद ने देखा था उसके साथ भी इसी तरह से अत्याचार हो रहा था। फिर रोशनी को गुप्ते के घर से निकलते हुए भी देखा गया, लेकिन रोशनी और वो लड़की दोनों अलग थी। जिसमें से रोशनी का खून हो चुका है, तो फिर वो दूसरी लड़की कहाँ, उसका क्या हुआ? जादव, रोशनी की मौत 30 तारीख को 1 से 3 बजे के बीच में हुई है। उसके बॉडी में अल्कोहल पाया गया है, इसका मतलब उसने शराब पी थी। घाव उसके गले पर है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियार एक नोकीला धारदार चाकू जैसा है, करीबन 2 इंच का। 2 इंच?
यानी सर कोई ब्लेड जैसी चीज होगी, लेकिन सर ऐसी चीज तो लोग सुसाइड आइटम में यूज करते हैं, कोई मर्डर कैसे कर सकता है? हो सकता है ये रिपोर्ट में कुछ गलती हुई होगी, फिर से पोस्टमार्टम करवाओ, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लाओ, कुछ गड़बड़ हुई होगी। ओके सर। सर, एक औरत और एक लड़का आया है, रोशनी केस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, मैंने उनको बाहर बिठाया है। बसा बसा। बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? साहब, ये मेरा बेटा है हर्षद, इसको आपको कुछ बताना है। बोलो बेटा, क्या बताना चाहते हो? जी, तुम कौन हो? यहाँ पे तो दो औरतें रहती है ना? जी, मेरा नाम परेश गुप्ते है, ये मेरा ही घर है। बोलिए। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने किसी लड़की को संदूक में कैद करके रखा है। क्या साहब, ऐसी जानवरों जैसी हरकत कोई कैसे कर सकता है? हमारे पास तुम्हारे घर का सर्च वारंट है, पता चल ही जाएगा। चलो। सर, यहाँ एक संदूक था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर, मैंने खुद देखा था पिछली बार। सर, अभी क्या, यहाँ कभी कोई संदूक नहीं था। हाँ साहब, ये सच कह रहे, यहाँ कोई संदूक नहीं है। तुम्हारी माँ जी वो कहाँ है? साहब, वो तो चारधाम की यात्रा के लिए गए हैं। चारधाम? जादव, ये बहुत ठग लोग हैं, आसानी से मुंह नहीं खोलेंगे। हमें यह साबित करना पड़ेगा कि ये रोशनी को जानते थे, तभी मुंह खोलेंगे। सर, रिका मैंने इसके घर पर संदूक देखी थी। किसी लड़की को संदूक में छुपा कर रखना कोई छोटी जगह पे नहीं पॉसिबल। इलाके के सारे टेम्पो सर्विस वालों से पूछताछ करो कि पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी संदूक कहीं से शिफ्ट की है क्या। ओके सर। सर, हमने सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी कोई संदूक शिफ्ट नहीं किया है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जादव, अब ये कंफर्म है कि रोशनी का कत्ल 2 इंच के चाकू से ही हुआ है और कट राइट से लेफ्ट की तरफ है। सर, इसका मतलब है कत्ल करने वाला हर काम के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करता है और परेश अपना हर काम सीधे हाथ से करता है, मतलब वो लेफ्टी नहीं है। 2 इंच का चाकू और लेफ्टी कातिल। वो बच्चा है ना हर्षद, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। हर्षद बेटा, ठीक से साफ साफ याद करके बताओ, उस दिन क्या हुआ था जब रोशनी को तूने परेश के घर से बाहर निकलते हुए देखा था? सर, मैंने उसे सिर्फ एक बार नहीं 2 बार देखा था। 2 बार? मतलब? हाँ सर, पहली बार जब मैंने उसे गुप्ते के घर से निकलते हुए देखा तो मुझे लगा कि वो वही लड़की है जिसे मैंने छत पे देखा था, पर वो ये थी, वो नहीं। अच्छा, दूसरी बार जब देखा तो क्या हुआ था? दूसरी बार भी वो वहाँ आई थी, पर वो 3 नंबर की गली है ना, वही के किसी घर में वो चली गई। 3 नंबर की गली? कौन सा घर? अरे आई, वो अकड़ूस आदमी है ना जिसके घर में मैंने बॉल मारी थी और वो चिल्लाने के लिए अपने घर पे आया था। कौन, पावड़े? हाँ, उसके बाद मैंने उसे फॉलो किया।
हर्षद बेटा, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? जानबूझ के छुपाई थी? छुपाई नहीं सर, पर वो जो पहले लड़की थी ना, वही मेरे दिमाग में आ रही थी। वो जो संदूक में बंद थी। और वैसे भी बाबा बोलते हैं कि किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बेटा तूने ये गले में क्या पहना है? ये फैशन है सर, स्कूल का हर एक बच्चा ऐसे कुछ भी पहन के घूमता रहता है। अच्छा दिखाओ तो, हम भी तो देखें क्या फैशन चल रहा है आजकल। साहब मैंने इसको बहुत बार बोला ये ऐसे मवाली की चीजें मत पहना कर, सुनता ही नहीं है मेरी बात। कौन कहता है ये पहनने से कोई मवाली होता है? ये तो हीरो है हमारा। रोशनी यहाँ आई थी तुम्हारे घर पर, और कुछ देर बाद तुम्हारे घर से वो चली गई, तुम उसके पीछे गए। अब असलियत तुम हमें बताओगे या तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलूं और खुद उगलवाऊं? सर आपको किसी ने कुछ गलत बता दिया है। रिका में इसको गाड़ी में डालो और पुलिस स्टेशन लेके चलो। इसकी 4 झूठी बातें सुनकर अभी सच्ची बात का इंतजार नहीं कर सकते हम। नहीं सर। और इसे इतना मारो कि इसकी हड्डी का एक एक इंच हम एक्सपोर्ट कर सके। सर ऐसा मत कीजिए सर। मैंने कुछ किया ही नहीं। तो साहब इसके बाबा भी नहीं रहे, यही एक मेरा सहारा है साहब, इसको मत लेके जाओ साहब। अरे क्या पूछ रहे, जो विचार करके बोलना, बोलत का नहीं तू। रोशनी मेरे बाबा को ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल? क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने उसे बेचा था, और इस काली करतूत के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। इसी बात के लिए वो मेरे बाबा को ब्लैकमेल करती थी। वो सबको बता देती तो इस मोहल्ले में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता साहब। इसीलिए उसका मुंह बंद रखने के लिए मैंने उसे पैसे दिए, और उस दिन वो पैसे लेने के लिए यहाँ पे आई थी। और फिर तुम उसके पीछे गए उसे मारने के लिए? नहीं सर, मैं तो अपने काम से निकल गया था। तुम्हारे घर के सर्च वारंट है मेरे पास, जल्दी से इसके ऊपर साइन करो। सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। साइन करो। कर दे बेटा। पूरे घर की तलाशी लो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। सर ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें डाउट हो। सर मैंने तो पहले ही बोला था इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, आप बेकार ही छानबीन किए जा रहे हैं। चलो ये गले में क्या है तेरे? लेटेस्ट फैशन है ना? अरे सर ये तो ऐसी आर्टिफिशियल चेन है, ये लॉकेट है। निकालो जरा, निकालो। ये लीजिए। लेफ्टी हो तुम? जी हाँ, पर क्यों? इसका जवाब तुम दोगे। मेरे साथ रहने के बाद भी उसने अब धंधा करना नहीं छोड़ा। जब मुझे शक हुआ तो उसका पीछा किया मैंने। मैं ये देख के बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। जब वो वापस लौटी तो उसे ये तक याद नहीं था कि आज 30 तारीख को और मेरा बर्थडे है। मैंने उसे याद दिलाया, उसे पार्टी के बहाने रेस्टोरेंट लेके गया जहाँ मैंने उसे शराब भी पिलाई। वापस आते वक्त मैंने गाड़ी ख़राब होने का नाटक किया। यार ये गाड़ी अचानक से क्यों ख़राब हो गई? अब चलो कोई बात नहीं, हम ऑटो से घर चलते हैं।
तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, हर चीज़ की जल्दी रहती है। जल्दी से प्यार किया, जल्दी शादी करना चाहते थे, जल्दी से उसे मार भी डाला बिना उसे पूछे कि सच क्या है और जाने। सच मतलब? वो बदला लेना चाहती थी उन लोगों से जिन्होंने उसकी ये हालत बना दी और उसे इस जगह पहुंचाया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसका तरीका गलत था। वो उन लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी वजह उसे हमारे पास आना चाहिए था। रिका में ले जाओ उसको। एक और लड़की है जिसे हमें रोशनी बनने से बचाना है। जादव, गुप्ते ने जिस लड़की को कैद किया है उस तक हमें रोशनी बनने से पहले पहुंचना है। पीछे करो। अरे कहाँ है तुम लोग? मुझे यहाँ बंद करके किधर गए थे तुम लोग? आई, तेरे को क्या मालूम, हम लोगों को पुलिस उठाकर ले गई थी। क्या? वो तो अच्छा हुआ कि रोशनी का कातिल पकड़ा गया और पुलिस ने हम लोगों को छोड़ दिया। आई, जो होना था वो हो गया। महक किधर है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या करना है ठीक होने से? 6 महीने हुए परिस के साथ सोती है, लेकिन अभी तक पेट से नहीं हुई। ऐसा लगता है पहले वाली जैसी ये भी वांझ निकली। अब क्या करें? अब कोई और लड़की देखनी पड़ेगी। रोशनी को तो पावड़े ले गया था, वो भी मर गया। अब इसे किसको दें? कौन है आप? क्या चाहिए? कुछ नहीं। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, मैंने सब इंतजाम किया है। इस ड्रम में उसको डालते हैं और ऊपर से ये तेजाब फेंक देते हैं। 2 दिन में हड्डियां गल जाएगी, फिर बची हुई हड्डियां इधर उधर फेंक देंगे। हाँ, क्या काम है? किससे मिलना है? वो आपसे ही काम था। अच्छा ठीक है, बाद में आना बेटा। हाँ जाओ, बाद में आना। अंदर और 2 लोग हैं, उनको भी पुलिस स्टेशन लेके चलो। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो ना। चलो। अरे अरे यही लड़की थी जिसको तुमने देखा था? हाँ सर, यही थी। शुक्रिया। प्लीज, हमने नहीं, इस बच्चे ने, हर्षद ने बचाया तुम्हें। साहब, बच्चा नहीं है हम लोगों को। उधर गांव में सब लोग बाप दादा की जायदाद बांट रहे थे। हम लोगों से बोले कि तुम लोग क्या करोगे इसका, औलाद तो है नहीं। साहब, इसलिए रोशनी को हम लोग लेके आए थे, पर वो भी कभी माँ नहीं बन पाई, इसलिए मजबूरन हमको उसको पावड़े को बेचना पड़ा साहब। अभी तो ऐसा लगता है साहब, भगवान की यही मर्जी है, मेरा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। काश भगवान की मर्जी तुम लोगों को पहले समझ आती, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। वैसे भी और कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जेल में वंश आगे नहीं बढ़ सकता। हर्षद और विमला ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया
हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को लेकर भी सजग होना चाहिए। इस जिम्मेदारी का एहसास किसी की जान बचा सकता है, जैसे कि हर्षद ने महक की जान बचाई। परेश, रेखा और हंसा गुप्ते को महक और रोशनी को बंधक बनाकर उन पर अत्याचार करने के लिए, और रणधीर जिसके प्यार में विश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसे रोशनी के कत्ल के लिए कड़ी सजा सुनाई गई है। आज का ये केस हमें ये सीख देता है कि हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचें, और अगर कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो पहल करें उसे दूर करने की, उसे रोकने की। हो सकता है कि किसी को उसकी जिंदगी का तोहफा वापस मिल जाए, महक की तरह। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।